फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रीवियस क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। सुखदेव, मंगल पांडे, भगत सिंह, राजगुरु। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। मंगल पांडे को जो है फांसी पर लटका दिया गया था। 29 मार्च 1857 को यह बैरकपुर में अफसरों पर हमला किए थे और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो है इन्हें फांसी पे लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला, ईंधन। हमारा आंसर बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो कि कभी खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये जब तक हमारे धरती दुनिया है, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक सूर्य उगेगा, और जब तक सूर्य रहेगा तब तक सौर ऊर्जा जो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ईंधन जो हो गई, ये अगर एक बार ख़त्म हो जाता है ना तो इसे बनने में बहुत ही वक्त लग जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवाह से जुड़ा हुआ है ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती है लोगों के आवागमन से, घरों के पास पास बसावट से, और एक छोटे घेर के घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से। तो ऋतु प्रवास क्या होता है? जैसे कि आप देखे होंगे कि जैसे मौसम के जैसे बदलता है ना, तो बहुत सारे लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। जैसे कि गांव के लोगों को गांव में जो है आपको रोजगार जो है मिलता है कुछ ही समय के लिए, और जैसे ही वो मौसम चला जाता है फिर वो जो है शहर की ओर चले जाते हैं कुछ और वहाँ पे जाके जो है मतलब कि वो अपना कमाने का साधन मतलब ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लोगों का आवागमन से, मतलब आना भी और जाना भी। ठीक है, यानी एक जगह पे लोग आ रहे हैं तो दूसरे जगह उस जगह कोई जगह से छोड़ के लोग दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो इसको हम लोग ऋतु प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी, हेस्टिंग, क्लाइव, कैनिंग। हमारा आंसर बी हो जाएगा, हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जो थे ये आपका कौन है? हेस्टिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिलवारा मंदिर कहाँ है? जैन स्थापत्य, बौद्ध स्थापत्य, मुगल स्थापत्य और सल्तनत स्थापत्य। तो मंदिर उदाहरण है आपका जैन स्थापत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप। तो देखिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे कि मैत्री जो है ना, जैसे कि अंटार्कटिका इसका आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका में बर्फ़ बहुत है क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव में है, जिसके कारण हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है ये जगह। तो यहाँ पे ठंड बहुत होती है, यहाँ पे लोगों का रहना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी जो कंट्रीज़ है ना वो अपना शोध संस्थान जो है ना ये यहाँ पे खोले हुए हैं। तो मैत्री जो है ये भी आपका जो है हमारा इंडिया का एक शोध संस्थान है जो कि कहाँ है? अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और इनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। हमारा आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं तथा उनकी परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है, आदिवासी मुखियाओं का जमीन पर मालिकाना हक तो बना रहा लेकिन उसकी शासकीय शक्ति छीन गई। दूसरा है, आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता था और तथा उन्हें नजराना देना पड़ता था। तीसरा है, अंग्रेजों के आने से पहले कई जगहों पर आदिवासी मुखियाओं की अपनी पुलिस होती थी और वह जमीन एवं प्रबंधन के सभी स्थानीय नियम खुद बनाते थे। अगर हम देखें तो ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि अंग्रेजों के आने से पहले क्या था कि कई जगह पर आदिवासी मुखिया जो है अपना पुलिस खुद बनाते थे और वह जमीन एवं प्रबंधन का स्थानीय नियम जो है वो खुद बनाते थे। लेकिन ये जो है अंग्रेजों के आने के बाद ये सब चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? देखिए जनजाति से भी हमें हमेशा जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये टॉपिक को भी अच्छे से देख लीजिएगा। जिसमें से एक क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड आता है कि इसमें ये रहता है कि जनजाति लोग जो है अपना जो भी संस्कृति है, ठीक है, जो भी संस्कृति होती है वो किस तरीके से ये संग्रहित करके रखते हैं ताकि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती है। तो इसमें ऑप्शन में जैसे कि लिखा हुआ रहता है, 2-4 ऑप्शन रहेगा। तो देखिए ये कभी भी लिखित सामग्री नहीं रखता है बल्कि ये मौखिक तरीके से जो है ये अपने परंपरा और अपनी संस्कृति को जो है संजो कर रखता है, और इस तरीके से वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो चलता ही रहता है। ठीक है, मौखिक तरीके से मतलब क्या हुआ कि अगर
बाप जो है बेटा को बोलता है कि देखो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है और तुम्हें भी इन परंपराओं को जो है निभाना है। तो वो इस तरीके से करेगा, फिर वो अपने बेटे को बोलेगा। तो इसको हम लोग मौखिक तरीके से संरक्षण कह सकते हैं, ठीक है, लिखित कोई दस्तावेज नहीं है। तो इस यहाँ से ये कॉन्सेप्ट से जो है आपको क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो भोटिया जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो ये आपका उत्तराखंड से है, आंसर है उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश काल ब्रिटिश पीरियड में झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोग जंगलों में छोटे भूखंडों के पेड़ों के ऊपर हिस्सों को काट कर तथा वहाँ के घास व झोपड़ियों को जलाकर साफ करके खेती करते थे। दूसरा, ऐसी खेती करने वाले किसान पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, झूम खेती इसी को कहते हैं। होता क्या है यहाँ पे कि मान लीजिए कोई एक जगह जो है खेती कर रहा है, अगर खेती अगर आप लगातार 3-4 साल से कर रहे हो, 2-3-4 साल से लगातार आप कर रहे हो, एक ही तरीके के अनाज को आप उगा रहे हो, तो क्या होता है ना, उस जगह की जो आपकी उर्वरता होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, अब उस ज़मीन को छोड़ देंगे और दूसरी जगह चले जाएंगे। अब दूसरी जगह वो जाएंगे तो उसे क्या मिलेगा, मान लीजिए कोई जंगल है, पेड़ पौधा है, तो वो क्या करेगा, सारे जंगल को साफ करेगा, पेड़ पौधे को साफ करेगा, उसे जलाएगा। जलाने के बाद वो ज़मीन जब खाली हो जाएगा तो फिर से वहाँ पे वो खेती करेगा। तो इसको हम लोग झूम खेती कहते हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, आंसर सी जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों ने करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किया। ऐसे विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, बस्तर विद्रोह, वली विद्रोह। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह, वली विद्रोह। वली विद्रोह, बस्तर विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए सबसे पहले कोल विद्रोह हुआ था। पूछा जाता है सबसे पहले कौन सी जनजातीय विद्रोह थी, तो ये कोल विद्रोह था, ठीक है। फिर इसके बाद संथाल विद्रोह हुआ था, फिर बस्तार विद्रोह हुआ था, फिर वली विद्रोह हुआ था। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखिए यहाँ से झूम खेती से एक और क्वेश्चन आता है कि झूम खेती का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मौसमी खेती, घुमंतु खेती, दोनों। तो इसको हम लोग घुमंतु खेती के नाम से जानते हैं, ठीक है। घुमंतु खेती मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जा रहे हैं ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, घुमंतु खेती कहते हैं, सॉरी। नेक्स्ट, बंजारा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो ये बंजारा जनजाति जो है ये आपका महाराष्ट्र में निवास करती है। तो हमारा आंसर सी जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाहान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हमारा आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया? कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो याद रखिएगा ये दिल्ली में सबसे पहले जो है आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन रहता है? तो ये वायु मार्ग का होता है, ठीक है, क्योंकि जल मार्ग, सड़क मार्ग उसमें पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए जो है वायु मार्ग जो रहता है ज़्यादा सुरक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर और नाना साहब। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, नाना साहब हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।